नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके मुख्य जो बिंदु थे, केवल पॉइंट वो हमने अभी तक समझे हैं और अब हम उन पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। पहला बिंदु है कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिम रोमन साम्राज्य जब उसका पतन हो गया तो इटली की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे वे भी खत्म हो गए। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार वहाँ पर नहीं थी। कहाँ? इटली की बात हो रही है। और रोम का पोप जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, वो अपने राज्य में जो है सर्वे सर्वा था। समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत उसकी स्थिति नहीं थी जितना कि वो अपने राज्य में था। अब क्या हुआ, एक अरसे से पश्चिमी यूरोप में क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पश्चिमी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल गया। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। अब कैसे सहायता प्रदान की वह पढ़ रहे हैं। मतलब इटली के नगरों का पुनरुत्थान जो हुआ, वो जो टॉपिक है उसकी मेन बात अब शुरू हो रही है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। ठीक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ा। ठीक है, तो इटली के जो तटवर्ती जो बंदरगाह थे, समुद्र तट के बंदरगाह, वो रास्ते में पड़ रहे थे, तो वो जो है पुनर्जीवित हो गए। मतलब जहाँ पर आवाजाही बिल्कुल समाप्त थी, व्यापार नहीं हो रहा था, अब वहाँ आवाजाही बढ़ गई, व्यापार बढ़ा, तो सब कुछ समृद्धि आ गई। तो 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, 12वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मंगोलों ने चीन के साथ व्यापार किया और रेशम मार्ग क्या होता है, रेशम मार्ग था ना, जमीन से चलने, स्थल मार्ग भी था और जल मार्ग भी था। रेशम मार्ग है ना, दो जल और स्थल दोनों मार्ग थे, तो ये जल मार्ग की बात होती है। इसी कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला रेशम मार्ग से। इसमें इटली के नगरों के जो मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने आप को शक्तिशाली साम्राज्य का अंग मानने लगे। अब क्या हुआ, इसमें ब्रैकेट में लिखा है, देखिए विषय 5 है ना, लेसन नंबर 5 के लिए लिखा है, लेकिन लेसन नंबर 5 जो है इस साल 2020 में है ना, ये आपके कोर्स में नहीं है। तो इसमें क्या मंगोलियन साम्राज्य के बारे में है। अब ये मैप देख लेते हैं। पहले मैप में देखिए, ये जो है इन नगरों के बारे में हम अभी फिर से नीचे देखेंगे। देखो इसमें जो है इटली के राज्य है ना, और देखो ये रोम है। इसमें जो शहर है वो ध्यान देंगे, फ्लोरेंस है ना, सबसे ऊपर पादुआ, वेनिस और जेनेवा, इनका मुख्य हम अभी देखेंगे, बात इनके बारे में आएगा है ना। तो ये यहाँ स्थित है, देखेंगे आप। ठीक है, आगे बच्चों जो इसमें हमने पढ़ा कि के रूप में
ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र राज्यों के रूप में अपने आप को समूह मानते थे। मतलब इटली के नगर अपने आप को शक्तिशाली राज्य के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्य के रूप में अपने आप को एक समूह मानते थे, है ना। उसके बाद में अब नगरों में फ्लोरेंस, है ना, फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे, और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। ठीक है, ऊपर देखें, वापस चलते हैं। फ्लोरेंस और वेनिस, फ्लोरेंस देखेंगे, है ना, फ्लोरेंस इटली के, ये जो पर्पल कलर से है फ्लोरेंस, और ऊपर पादुआ के नीचे वेनिस, है ना, ये नगर है। तो जो ये फ्लोरेंस और वेनिस जो नगर थे वो गणराज्य थे, और अन्य नगर थे जहाँ पर राजकुमार शासन चलाते थे, राजतंत्र था वहाँ। इनमें सर्वाधिक जीवंत जो पहला था वो वेनिस था, और दूसरा था जेनेवा था। ठीक है, वापस ऊपर चलते हैं जेनेवा देखने के लिए। ये जो है जेनेवा देखेंगे, ग्रीन कलर से जेनेवा। ठीक है, आगे चलो, जो थे जेनेवा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में ये जो यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नगर नहीं थे। नगर के जो धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। और यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने आप को यहाँ का नागरिक कहलाने में गर्व का अनुभव करते थे। ठीक है, तो कौन कौन से नगर हमने फ्लोरेंस, वेनिस और जेनेवा, इनके बारे में पढ़ा कि इनमें जो है ये जीवंत नगर बन गए थे, इनमें समृद्धि ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, आगे बच्चों, आगे है इसी लेसन का कि भाई दूसरा टॉपिक विश्वविद्यालय और मानवतावाद। ठीक है, अब जो है इसमें क्या था कि यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में विकसित हुए। 11वीं शताब्दी में पादुआ, ऊपर देखा था हमने, पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के केंद्र थे। वापस चलते हैं, मैप को देख लेते हैं। ठीक है, पादुआ सबसे ऊपर है और बोलोनिया देखेंगे तो पिंक कलर में। ठीक है, पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय। तो ये जो विश्वविद्यालय जो थे वो विधि शास्त्र के अध्ययन के प्रमुख केंद्र जो थे रहे वहाँ पर। और इसी का कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे। अभी हमने ऊपर देखा ना, व्यापार बढ़ गया था, व्यापारिक मार्ग में स्थित था, तो वहाँ पर समृद्धि बढ़ गई थी। तो जब व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे, इसलिए वकीलों और नोटरी, है ना, उनकी वहाँ आवश्यकता ज़्यादा हुई। ये नोटरी एक क्या है, एक सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों क्या कार्य करता था। यह जो है सॉलिसिटर और अभिलेखपाल, जो देखते हैं ना कि स्टैम्प पेपर, उसमें स्टैम्प पेपर की लैंग्वेज कैसे होगी, उसमें लिखना कैसे है ना, इसकी पूरी जानकारी ये रखते थे। तो इस तरह से जो वकीलों और नोटरी की वहाँ पर बहुत आवश्यकता थी। अब क्योंकि वे नियम को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे और समझौते तैयार करते थे, रिटन नोट्स है ना, वो रिटन कार्य करते थे, और इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय यहाँ बन गया। ठीक है, कौन कौन सी जगह, पादुआ और बोलोनिया में। ठीक है, लेकिन कानून के अध्ययन में यह
जो बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। और एक व्यक्ति थे फ्रांचेस्को पेट्रार्क, ठीक है, इसके बारे में अगर हम पेट्रार्क लिखेंगे तो भी चलेगा। पेट्रार्क जो थे वो इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, पेट्रार्क जो थे उन्होंने कहा कि हमें मतलब प्राचीन जो उनकी संस्कृति थी उस पर जोर दिया, है ना, उसके अध्ययन पर जोर दिया। तो आगे बच्चों, यह शिक्षा कार्यक्रम में जो है यह बात नहीं थी कि बहुत कुछ जानना इसमें बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षा से नहीं सीख सकते। उन्होंने कहा भाई इस धार्मिक शिक्षा से नहीं जान सकते हम सब कुछ। तो ठीक है, इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। ठीक है, अब जो है 15वीं शताब्दी की शुरुआत के दशकों में मानवतावादी शब्द का प्रयोग होने लगा। अब मानवतावादी किन के लिए प्रयोग होने लगा? मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो कि व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन ये विषय पढ़ाते थे। ठीक है, अब लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास, जिसे ह्यूमैनिटीज शब्द जिससे बना है, ह्यूमैनिटीज है ना, आप बोलते हैं ना कि भाई ह्यूमैनिटीज होता है, एक कॉमर्स होता है, एक साइंस होता है, तो वही उसी की बात हो रही है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीसर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया। ठीक है, सिसरो ने ह्यूमैनिटीज शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था, संस्कृति के संदर्भ में किया था उन्होंने। और ये विषय धार्मिक नहीं थे और वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारियों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित किया। इसमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय था फ्लोरेंस। ऊपर हमने देखा था फ्लोरेंस मानचित्र में, वही फ्लोरेंस भी था जो कि पेट्रार्क का स्थायी निवास स्थान था। ऊपर हमने पेट्रार्क के बारे में पढ़ा था ना, वही पेट्रार्क है जो वो वहाँ के निवासी थे फ्लोरेंस के। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, लेकिन 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। इसी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता जो है से बनती है। अब कौन थे फ्लोरेंस के प्रसिद्धि के जो दो लोग थे? कौन थे दो लोग? इनमें एक थे दांते अलिगहियारी। अब इनको केवल दांते बोलेंगे तो भी ठीक है ना। इतिहास की पुस्तकों में प्रचलित जो शब्द है इनका केवल दांते ही लिखा होता है, लेकिन इनका पूरा नाम था दांते अलिगहियारी। अब जो थे, एक तो दांते थे जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई
और दूसरे कलाकार थे जोटो, ठीक है, जिन्होंने जीते जाते जो जागते रूप चित्र, है ना, रूप चित्र बनाए, ये पोर्ट्रेट बनाए उन्होंने, है ना। और जो है उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना गया और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया, ठीक है। फ्लोरेंस के दो थे व्यक्ति प्रमुख, एक थे दांते, दूसरे थे जोटो, ठीक है। और फिर अब हम पढ़े रेनेसा। रेनेसा व्यक्ति कौन थे? रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस व्यक्ति के लिए होता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जिनकी अनेक रुचियां थी, ठीक है, और कई कलाओं में वे कुशल थे, है ना। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान भी था, कूटनीतिज्ञ भी था, धर्मशास्त्र का ज्ञाता था और कलाकार भी हो सकता था, ठीक है। मतलब रेनेसा व्यक्ति वह था जो कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, ठीक है। और इन व्यक्तियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये ऊपर जो है ब्लू कलर से जो छूट गया वो देख रहे हैं। फ्लोरेंस के मानवतावादी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जोवान्ने पिको डेल्ला मिरांडोला, ठीक है। और इन्होंने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक एक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व के बारे में लिखा कि प्लेटो और अरस्तु, है ना, एक दार्शनिक थे दोनों ही। तो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा जुटे रहते थे, है ना। और उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत करना जरूरी है ना। एक्सरसाइज करते हैं ना शरीर को मजबूत बनाने के लिए, तो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहीं दिमाग को ताकत को बढ़ाना है तो शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है, जिससे दिमागी ताकत जो है बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि दिमागी ताकत के लिए तर्क वितर्क वाद विवाद करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा। अगले जो बिंदु है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये फ्लोरेंस का बनाया हुआ चित्र है, इधर फ्लोरेंस नगर है, मतलब ये अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, जिसके दो प्रमुख जो है विद्वानों के नाम पढ़े, दांते और जोटो, ठीक है। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।